हर सुबह वही रास्ता, पर कहानी पिछले दिन से कुछ अलग। कपड़ा फिलहाल अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अधूरी कहानी हो। प्रिंट हो चुका है पर रंग अभी बाकी है, और उस रंग की शुरुआत होती है गर्म पानी से, जिसका टेम्परेचर न ज्यादा है न कम है। ज्यादा हुआ तो कपड़ा फट जाएगा, और टेम्परेचर कम हुआ तो शायद कलर ठीक से नहीं आएगा। इसलिए अजरक मेकिंग में रुक जाना, बैठ जाना, पेशेंस रखना नॉर्मल है। अजरक जितना हाथों से बनता है उतना ही सब्र से भी बनता है, और इन हाथों में क्रैक्स हैं, दाग हैं, और एक कहानी है जो अभी किसी किताब में छपी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अजरक बनाया नहीं जाता है, अजरक के धरोहर को जिया जाता है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाथ की बात कारीगर के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि अजरक एक यूनिवर्सल क्राफ्ट अब बन चुका है, वो अजरक फूल तक सीमित नहीं है। आज हम एक और अजरक फूल के कारीगर के साथ खड़े हैं, जिसमें डेडिकेशन, कमिटमेंट और जो कलेक्टिव विजडम जो उन्होंने अपने बड़ों से पाया है, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की कमिटमेंट लिए खड़े हैं। भले ही वो देखने में कम उम्र के लगे, पर उनके काम में, अपने कलर्स में और अजरक को अजरक बनाने में वो बेहद अहम कड़ी का रोल निभाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक खास कारीगर, खास किस्सा, खास कहानी खड़े हैं, जिनका नाम है अफरीदी खत्री। वेलकम टू हाथ की बात अफरीदी। कितनी उम्र है आपकी? 23। और आप कब से अजरक का काम कर रहे हैं? 7-8 साल। 7-8 साल। 12th तक मैंने किया था। 12th के बाद मैंने मेरे पापा का बिजनेस अजरक का संभाल लिया है, तो मैं आगे जाके। अच्छा, आपका अजरक के कौन से प्रोसेस में आपका हाथ बिल्कुल अफरीदी का बिल्कुल पक्का है कि ये तो मैं गलत करता ही नहीं हूँ? अजरक के पूरे प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस से लेके लास्ट प्रोसेस में अच्छा ही काम करता हूँ। अरे वाह! तो आप पूरा फर्स्ट प्रोसेस से लेकर लास्ट प्रोसेस तक हमें समझाएंगे? जी बिल्कुल। फर्स्ट प्रोसेस, ये फैब्रिक आता है, ये मसरू है, हम इसमें स्टॉल बना रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट प्रोसेस बॉइलिंग का होता है इसका। अच्छा। बॉइल करके एक दिन हम इसको भिगो के रख देते हैं गर्म पानी के अंदर, तो फैब्रिक सॉफ्ट हो जाए। वो उसको स्टार्च रिमूविंग वाला। हाँ, वो हो जाने के बाद हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम इसको हर्डे डाइंग करते हैं। हर्डे डाइंग करके हम इसको सुखा देते हैं। हर्डे डाइंग इसलिए किया जाता है ताकि कपड़ा कलर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अगला, और हर्डे डाइंग करने के बाद, सूखने के बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। ये ब्लैक आउटलाइन देख रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है इसका प्रिंटिंग का, ये वाला। हाँ, ब्लैक आउटलाइन जा रहा है जो, वो फर्स्ट है। बाद में ये सेकंड, ये किरियाना है, और ये थर्ड इंडिगो। अच्छा। ये प्रिंट होने के बाद हम इसको रेड कलर करेंगे, जो लिपिंग करके ये रेड हो जाएगा, और ये ब्लैक होगा। अच्छा। इसमें अलग प्रिंट हो रहा है, इसमें कौन सा वाला पोर्शन ब्लैक? ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, जो दिख रहा है ना आपको, पिंक जैसा, और ये ब्लू रहेगा। ये ब्लू रहेगा, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, और ये जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। अभी दिख रहा है, वॉश होने के बाद और ब्राइट हो जाएगा। अच्छा। और ये माशरू कपड़े पर आप डाल दो। लिपिंग होने के बाद हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करके भिगो के रख देंगे, फिर इसको बॉइलिंग करेंगे फिर से अलीजरिंग में। अलीजरिंग होने के बाद हम इसको धो के सुखा देंगे, और अदरक का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अच्छा। और ये आपके पास जो ये अलग अलग जो आपने रखे हुए हैं, ये सारे स्टोल ही बन रहे हैं? हाँ, सभी स्टोल बन रहे हैं। ये फैब्रिक बनेगा, इसमें टॉप, दुपट्टा, कफ्तान कुछ भी बन पाएगा। कितने मीटर का फैब्रिक ये 5 मीटर का थान है। अच्छा। और ये जो आपने ये जो ब्लॉक है, बूटा है, ये बूटा का ब्लॉक एक ही बूटे से बना है? हाँ, एक ही बना है। ये फ्लावर के ऊपर से नेचर के वजह से हमने इसमें डाला है, और ब्लैक कलर हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ब्लू फ्लावर आता है ना उसके टाइप से, तो अच्छा लगे नेचर के साथ। और ये जो बूटा का डिजाइन, ये आपको ये पुराना है या कुछ आपने नया है? नया फूल के हिसाब से ये ब्लॉक बनाया है आपने। उसपे एक रेड और एक ब्लू और बैकग्राउंड ब्लैक डाला है। टोटल कितने ब्लॉक यूज हुए हैं? 3 ब्लॉक यूज हुए हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक ये व्हाइट हो जाएगा। आउटलाइन दिख रही है ना, ब्राउन ब्राउन, वो व्हाइट हो जाएगा। अफरीदी, मेरे को एक बात बताओ, आपने बोला 3 ब्लॉक यूज हुए हैं, ठीक है,
ये तीनों बार जो ब्लॉक यूज हुए हैं, एक ही ब्लॉक यूज हुआ है अलग अलग कलर में डुबो के? हाँ। या फिर 3 अलग ब्लॉक है और प्रिंट किया हुआ अलग अलग कलर में। अच्छा, 3 अलग ब्लॉक। हाँ। आप देखिए इतना छोटा सा एक बुट्टा बनाने के लिए भी 3 अलग अलग ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ है, 3 अलग अलग कलर को लाने के लिए। जब ये टोटल जो माशरू और मोडाल जो कपड़ा होता हाँ। है उसमें क्या फर्क रहता है? वो मॉडल है ना, थोड़ा लाइट वेट और सिल्क आता है, ये थोड़ा हैवी वेट है मशरू। और कौन सा ये कस्टमर के लिए माशरू ज्यादा जाता है या कौन सा मौसम गर्मी में ज्यादा पहना जाता है, सर्दी में? ये सर्दी में पहना जाता है। अच्छा। मशरू इसलिए बनते हैं स्टॉल अच्छा। इसमें। हाँ, फैब्रिक और तो ठंड ना लगे और पहनने भी अच्छा, वो जर्सी भी ना पहननी पड़े। अच्छा, जर्सी भी नहीं पहनने पड़े। हाँ, ये उन्होंने तो माशरू एक फैब्रिक है, सिल्क बेस्ड है, पर मोडाल सिल्क से थोड़ा थिक है, वो इसलिए डाला है क्योंकि अभी सर्दी का सीजन चल रहा है। और ये पूरा क्योंकि एक अजरक है, नेचुरल है, वैसे भी वो ठंड को ब्लॉक करके ठंडी हवाओं को वार्म इफेक्ट देता है और ऊपर से कपड़ा भी थिक है। तो सीजन के हिसाब से उनका काम चल रहा है, वो माशरू पे काम कर रहे हैं। ये फैब्रिक है, उनके पास शूज भी बनते हैं और ऐसे और तरीके की चीजें बनाते हैं। प्रीति, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि जब से आपको याद है, जब से आपने अजरक को देखा है, उसके डिजाइन में क्या क्या बदलाव आप देखते आ रहे हैं? मैं जब स्कूल में था तो संडे को मैं वर्कशॉप पे जाता था अपने फादर के, तब है ना बहुत ज्यादा चल रहा था एक रायदाना और एक ब्रश। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये कहाँ अजरकपुर में होता था या धमड़के पे भी होता और अजरकपुर दोनों में हो रहा था। बाद में जनरेशन आगे जाने के बाद वो चीज ओल्ड होने लगी और नेक्स्ट नेचर के हिसाब से जो फूल है, हाँ, सितारे हैं उसके हिसाब से डिजाइन बनाते गए आगे, जो जनरेशन के आगे अच्छे लगने लगे और पहनने में भी अच्छा लगे और दिखने में भी अच्छा लगे लोगों को। तो इसलिए हम खुद हाथ से एक डिजाइन बनाते हैं, बाद में उस कारीगर को देते हैं, ब्लॉक वाले को, और वो हमको बना के देते हैं और हम प्रिंट करते हैं तो आगे जनरेशन को ये अच्छा लगे। वो चीज ओल्ड हो चुकी है, रायदाना और ब्रश। अब आगे सबको बूटा और वो चारपाई जो अलग डिजाइन आती है, फूल वगैरह, ये सब अच्छा लगता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है इंटरनेट में कोई डिजाइन चल रहा हो और आप सोचते हो कि ये अजरक में भी होना चाहिए। तो आप करते हो ऐसे करते हैं, जो ट्रेंड पे होता है उसके हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं उसको। अच्छा, अजरक में कैसा अच्छा दिखेगा उसके हिसाब से हम बना के ड्रॉ करके ब्लॉक वाले को दे देते हैं। फिर पहले ब्लॉक वाले को दोगे? ब्लॉक वाले को देते हैं, ब्लॉक बना के आता है, हम उसके हिसाब से बात देखते हैं कि कैसा प्रिंट होगा, कैसा अच्छा लगेगा लोगों को, और ट्रेंड के हिसाब से चल पाए। तो आपने देखा कि अजरक में नित नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो सीखने का जरिया अलग हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, पुरखों की दी हुई नॉलेज हो सकती है, पर सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अजरक को मैक्सिमम लोगों तक, यंग जनरेशन तक कैसे मीनिंगफुल, रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट बनाया जाए। और इस सारे प्रोसेस में जो एक कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो धमड़का हो, चाहे वो अजरकपुर हो, या अजरक से रिलेटेड कोई भी लोग हैं जो अजरक को आगे फॉरवर्ड या मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, पर अजरक अपना नेचुरल आइडेंटिटी नहीं खोए, नेचर के साथ को एग्जिस्ट करे और हमारे साथ नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन तक ये बढ़ता रहे। ये थी आज की हाथ की बात कारीगर के साथ। ये बहुत ही प्यारा अनुभव था, बहुत मजा आया। हमारे कारीगर थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा सा शाय हैं, और मैंने सुना है उनके काम में कोई कमी नहीं है। उनके वर्कशॉप बड़ा मजेदार है और थोड़ा सा साइड में जाके वो मुस्कुरा देते हैं कभी कभी जब उन्हें कैमरे में नहीं आना होता है, पर हमने इस बार कोशिश करके उनको कैमरे में ले तो आए हैं, एंड उन्होंने जो नॉलेज शेयर किया है उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद हैं। आई होप आप सब ने भी इस एपिसोड को उतना ही एंजॉय किया जितना हम लोगों ने इसको बनाने में। आज के लिए मैं इस वर्कशॉप एरिया से निकलती हूँ क्योंकि अगला वर्कशॉप हमारा इंतजार कर रहा है, अगला कारीगर हमारा इंतजार कर रहा है। पर जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि इंडिया के असली इन्फ्लुएंसर्स ना सेलिब्रिटी है, ना कोई फाउंडर है, ना कोई कंटेंट क्रिएटर है। अगर कोई असली इन्फ्लुएंसर है तो मेरे पीछे खड़े लोग हैं जो इंडिया को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही इनका कंटेंट लाउड ना हो, पर दुनिया तक पहुंचने की ताकत रखते हैं और भारत को की नक्शा में अपनी जगह बनाते हैं।
मिलती हूँ आपसे अगली